नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है। और हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर है कि जल शरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है जल शरण। ठीक है। इसके बाद में जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और जो जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, इसके अलावा हम पढ़ रहे थे जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कंप्लीट हो गया था अपना टॉपिक। इसके बाद में हम जलीय शरण को रोकने की विधियां पढ़ेंगे। जो जल शरण होता है, जल शरण के बारे में हमने परिभाषा पढ़ ली थी पिछले वीडियो में। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर जलीय शरण को रोकने की विधियां। अब यहाँ पे सबसे पहले आती है विधि, पहली विधि आती है मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। कौन सी विधियां? मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। जैविक विधियां मतलब जीव जंतुओं के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा या ऐसी क्रियाएं जिसमें जीव या जीव भाग ले, ऐसी क्रियाओं के द्वारा मृदा का यदि संरक्षण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मृदा का जैविक संरक्षण कहलाता है। इसके बाद है मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां। यंत्रों के द्वारा या मशीनों के द्वारा हम क्या करें, इसके अंदर इसका संरक्षण कर ले तो क्या हो जाता है? इसके अंदर मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां कहलाती है। ठीक है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे यहाँ पे। मृदा संरक्षण की जैविक विधियां और जैविक विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है सस्य संबंधी विधियां। ठीक है। इसकी मृदा संरक्षण की जैविक विधियों में सस्य संबंधी विधियां पहली आती है सस्य सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां, सस्य संबंधी मतलब इसके अंदर सस्य संबंधी से मतलब है कि इसके अंदर सस्य क्रियाओं के माध्यम से हम मृदा का संरक्षण कर ले। किसके द्वारा? जलीय शरण। यानी कि जलीय शरण का क्या कर ले? संरक्षण कर ले, यानी जलीय शरण को रोक ले। जलीय शरण को क्या करते हैं? हम रोक दे। तो ये क्या कहलाता है? सस्य संबंधी विधियां कहलाता है। अब देखो इसके अंदर जो सस्य संबंधी विधियां हैं, इसके अंदर हम बात करें तो समुच्चय खेती। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट आता है, वो है समुच्चय 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 संबंधी या समुच्चय विधि, या इसे बोलते हैं कंटूर विधि। क्या बोलते हैं इसको? कंटूर विधि बोलते हैं। समुच्चय या कंटूर विधि, समुच्चय या कंटूर विधि, समुच्चय या कंटूर विधि। ठीक है। इसके अंदर जो समुच्चय या कंटूर विधि होती है, या इसको हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका समुच्चय समुच्चय खेती खेती भी बोल सकते हैं। कंटूर फार्मिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंटूर फार्मिंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समुच्चय खेती या समोच्च खेती। यहाँ पर समुच्चय खेती होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पुराने जमाने में जब हम पानी को खेत में ऐसे नाले के द्वारा लेके जाते थे, तो अचानक से ऐसे ढलान आ जाता था खेत में। तो हम क्या करते थे? थोड़ा सा जाने के बाद में यहाँ पर ऐसे कर देते थे, बांध देते, कुछ लगा देते थे। फिर पानी यहाँ पे आकर भर जाता, फिर इसके ऊपर से गिरता, फिर पानी यहाँ से आता, फिर स्पीड पकड़ता, फिर यहाँ पे बांध देते, फिर यहाँ से जाता, फिर यहाँ पे लगा देते। तो इस प्रकार का ये क्या करते थे हम? पानी के बहाव को या वेग को कम करते थे। क्या करते थे? कम करते थे। तो यही विधि हम क्या करेंगे? खेती के अंदर अपनाएंगे। किसके अंदर अपनाएंगे? खेती के अंदर। ठीक है। तो समुच्चय विधि, इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो खेत होता है अपना, जैसे मान लो ये अपना खेत है। क्या है? खेत। और खेत की आकृति कैसी है? इस प्रकार ढलानदार है। कैसी है? ढलानदार। हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक क्या करेंगे? इसको ऐसे बना देंगे।
क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे बना देंगे, और इस मिट्टी को हटा देंगे यहाँ से, इस मिट्टी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तभी तो बनेगा ये। फिर यहाँ तक ऐसे, फिर इसको ऐसे, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, ऐसे कर देंगे। समझ में आ रही है? चढ़ाई तो वही है, चढ़ाई तो वही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी को काट कर प्लेन कर दिया, समतल कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर समतल करना नामुमकिन था, क्योंकि इतनी मिट्टी वापस चढ़ानी पड़ती है, इतनी लंबाई में मिट्टी चढ़ाने के बजाय हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस चीज को यहाँ से हटा दिया, इस मिट्टी को हटाकर यहाँ पे डाल दिया, इस मिट्टी को हटाकर, इस मिट्टी को हटाकर, तो ये क्या है, जो मिट्टी है इसको, जैसे मान लो यहाँ तक ये है, तो इस मिट्टी को यहाँ से हटाकर यहाँ पे डाल दिया, तो ये बराबर हो गया, ऐसे लेवलिंग हो गया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, जैसे ये बन गया एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, तो ये खेत के चारों तरफ बन गया। क्या है ये, जैसे मान लो ये क्या है, पहाड़ है, ये पहाड़ है, यानी कि टीला है मिट्टी का। अब इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से बना दिया, तो ये क्या कहलाता है, कंटूर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटूर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटूर। और इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, कंटूर खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार की खेती को कंटूर खेती कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इस प्रकार से की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, समोच्च या समोच्च विधि या समोच्च खेती। क्या कहलाती है, समोच्च खेती कहलाती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर समोच्च खेती के अंदर जो कंटूर की लंबाई और चौड़ाई है, जो लंबाई है इसकी, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, ढलान के ऊपर निर्भर करती है। अब मान लो इसमें इतना ढलान था, लेकिन मान लो इस प्रकार की कोई पहाड़ी आ जाए हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी इधर डालेंगे, थोड़ी सी इधर, तो इसको समतल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम कंटूर बना रहे हैं। अब लंबाई और चौड़ाई जो कंटूर की है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, आप समझ गए होंगे। आप किसके ऊपर, ढलान के ऊपर। यदि ढलान ज्यादा है, ढलान सॉरी कम है ढलान, तो क्या हो जाएगा, इस कंटूर की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि ज्यादा ढलान है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो इतनी सी दूरी है, यहाँ पे इतनी सी दूरी है। ठीक है, कंटूर तो हमने आपके सामने बनाया। यहाँ पे देखो इसमें ढलान क्या है, सीधा है, ऐसे खड़ा है, ज्यादा है ढलान, इस वजह से क्या है, इसकी आकृति क्या हो गई, छोटी बड़ी बन गई, छोटी बन गई, इधर ज्यादा छोटी बन गई, इधर थोड़ी बड़ी बन गई, क्योंकि इधर क्या है, ढलान थोड़ा कम है, तो इस वजह से। तो इस प्रकार से जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है, कंटूर विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, कंटूर विधि या समुच्चय विधि या फिर समुच्चय विधि कहलाती है। आगे है भूपृष्ठकरण। क्या है, भूपृष्ठकरण। भूपृष्ठकरण, देखो यहाँ पे भूपृष्ठकरण है, एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके क्षरण को रोक सकते हैं। कैसे, जैसे हम सख्त मृदाओं में क्या कर दें, जुताई कर दें। क्या कर दें, सख्त मृदाओं में जुताई कर दें। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही पानी बहेगा तो वहां से जो मिट्टी होगी उसको बहा कर ले जाएगा साथ में। यदि हम जुताई नहीं कर रहे हैं,
क्या नहीं कर रहे हैं, जुताई नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे मृदा कैसी रहेगी, सख्त की सख्त रहेगी, और सख्त की सख्त मृदा रहने के कारण वहां से मृदा कटाव क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार यदि हम भूपरिष्करण नहीं करते हैं या ज्यादा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो खेत होता है अपना, उसके ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है, पत्तियां, घास फूस, डंठल, फसल अवशेष आदि पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा का परिष्करण होता है, सॉरी मृदा का परिरक्षण होता है, या हम कह सकते हैं संरक्षण होता है। ठीक है, इन विधियों से क्या होता है, जैसे मान लो बारानी खेत है, बारानी खेत जानते हो, जो पड़ती है, जैसे मान लो जैसे किसी खेत में 4-5 साल से क्या फसल बुआई नहीं की गई है, तो वो क्या कहलाता है, बारानी खेत कहलाता है। अब इसके अंदर क्या, यदि हम जुताई कर दें, घास फूस उगा हुआ है, वहां पे क्या करते हैं हम, खरपतवार उगे हुए हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जुताई कर दें, जुताई करने पर खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और मृदा क्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मृदा का जो जलीय क्षरण है वो ज्यादा होगा। तो भूपरिष्करण की क्रियाओं के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी कि भूपरिष्करण की क्रियाएं ना करके। इसी प्रकार यदि मान लो ढलान के समानांतर, ढलान के क्या करते हैं, समानांतर कर दे, निराई गुड़ाई या जो भी है जुताई है वो, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर होगा कि समानांतर होने के कारण क्या होगा, नालियां बन जाएगी, नालियों में से पानी तीव्र गति से बहेगा, और तीव्र गति से बहेगा तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, मृदा का कटाव करेगा, और मृदा कटाव करने से क्या होगा, इसके अंदर मृदा क्षरण होगा। तो हम समानांतर करके उसके विपरीत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार भूपरिष्करण के द्वारा या टिलेज के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम जल क्षरण को रोक सकते हैं। आगे है पलवार की विधि या पलवारना। पलवार की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इसे बोलते हैं मल्च या मल्चिंग। यहाँ पर पलवार शब्द एक विशेष प्रकार का शब्द है, जिसमें क्या है कि भूमि, इस भूमि की सतह, वह भूमि की सतह या फिर भूमि की सतह पर घास फूस, पत्तियां, पॉलीथीन या फिर फसल अवशेष या खरपतवारों के अवशेष, ठीक है, या सूखी मृदा के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को ढक देते हैं, जिससे जल से और किससे, वायु से मृदा का संपर्क टूट जाता है। जल से और वायु से मृदा का संपर्क टूट गया, इसका मतलब जल उसके ऊपर से बहेगा, तो किसके ऊपर से बहेगा, घास फूस के ऊपर से बहेगा, ठीक है, पॉलीथीन के ऊपर से बहेगा, तो मृदा कटाव नहीं होगा। तो इस प्रकार हम मल्च की क्रिया करके क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण को या जल क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका खेत है और उसको आप क्या कर दोगे, घास फूस से ढक दोगे, तो वर्षा होगी तो जल क्षरण होगा क्या, उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मृदा की सतह किससे आच्छादित है, घास फूस से, फसल अवशेषों से, या प्लास्टिक की जो पन्नी होती है या प्लास्टिक की जो थैली होती है उससे क्या होता है, कवर होता है, इस वजह से उसमें जल क्षरण नहीं हो पाएगा और मृदा का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो पलवाना या मल्च करना एक विशेष प्रकार की एक शब्द है जिसका हम उपयोग करते हैं किसमें। अब देखो, जो मल्च की क्रिया है वो किस किस के द्वारा की जा सकती है, खरपतवार के जो डंठल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको उखाड़ कर उसके ऊपर डाल देते हैं, जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर डाल देते हैं, तो सूख कर एक घास की पट्टी सी बन जाती है इसके अंदर। फसल अवशेष, फसल अवशेष, इसके बाद में हम बात करते हैं, फसल अवशेष के बाद में आती है जैसे मिट्टी, मिट्टी पलवाना भी होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो वायु क्षरण है उसके अंदर हम कर सकते हैं या फिर इसके अंदर भी कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऊपर की जो 4 सेंटीमीटर मृदा होती है उसको पूर्ण रूप से सूखा दिया जाता है, ज्यादा आकर्षण क्रियाएं करके क्या कर दिया जाता है, सूखा दिया जाता है। जैसे ऊपर वाली मृदा क्या होती है, नीचे वाली मृदा का समंत प्रकाश से तोड़ देती है, जिससे जल संरक्षण हो जाता है। ठीक है, खरपतवार, फसल अवशेष, मिट्टी, पॉलीथीन और इसके अलावा टाट पट्टी,
आदि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पलवार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जल सरण को रोक सकते हैं। आगे है फसल चक्र। कौन सा चक्र? फसल चक्र। देखो इसमें क्या है, हम सस्य संबंधित क्या पढ़ रहे हैं, कृषि से संबंधित। ठीक है, फसल चक्र। फसल चक्र है, फसल चक्र क्या है, इसके अंदर फसल चक्र का मतलब होता है कि फसल एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में फसल को बदल बदल कर बोना या फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। इसमें अधिकतम हमें यदि जल सरण को रोकना है या मृदा संरक्षण करना है तो हमें अधिकतम क्या करना पड़ेगा, इसमें दलहनी फसलों का समावेश करना पड़ेगा, कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली फसलों का समावेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इन फसलों का हम समावेश करके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जल सरण को रोक सकते हैं। जैसे इसके अंदर दलहनी दलहनी फसलें, दलहनी क्या फसलें, दलहनी क्या फसलें, दलहनी फसलों का हम समावेश करके क्या कर सकते हैं। अब दलहनी फसलें क्या होती है, कम वृद्धि करने वाली होती है, कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली होती है। कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली होती है, क्या करती है, मृदा को आच्छादित रखती है, ढककर रखती है। ठीक है, इसके अलावा जो दलहनी फसलें होती है उसमें राइजोबियम गांठें पाई जाती है जो मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ बढ़ाने के साथ साथ क्या करती है, इसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जिससे पोषक तत्वों का क्या होता है, स्तर बढ़ता है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी जो जड़ें होती है, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती है वो क्या होती है, जकड़ीली होती है। कैसी होती है, जकड़ीली, जिन्हें हम कह सकते हैं रेसे से फैले होते हैं और मृदा कणों को क्या करते हैं, अधिकतम बांध कर रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम फसल चक्र अपनाकर क्या कर सकते हैं, जल सरण जल सरण है उसको रोक सकते हैं। इसके बाद में आता है अगला, पट्टियों में फसल को बोना। पट्टियों में फसल को बोना। अब पट्टियों में फसल को बोना यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि पट्टियों के अंदर फसलें बो दी जाती हैं। पट्टियों में फसल को बोना। अब पट्टियों में कैसे फसल को बो सकते हैं, पट्टियों में जैसे आपका खेत है, एक पंक्ति हमने बो दी किसकी, जैसे बाजरे की, दूसरी पंक्ति हमने बो दी, इसके अंदर दो तीन पंक्तियां बो दी कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली फसलों की, जैसे गंवार बो दिया। ठीक है, बाजरे के साथ क्या ले सकते हैं, गंवार ले सकते हैं। इसके बाद में फिर से बाजरे की, तो एक प्रकार की पट्टियां हो गई, क्या हो गई, पट्टियां हो गई। इसी प्रकार हम जैसे फिर आगे फिर आगे फिर आगे इसी प्रकार का क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो बाजरा बो दिया, फिर घास की पट्टियां बो दी, फिर बाजरा बो दिया, फिर घास की पट्टियां बो दी, फिर, तो इस प्रकार की जो कृषि की जाती है उसे पट्टियों में फसलें बोना। अब पट्टियों में बो देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे ये जल सरण को बढ़ावा देती है, जबकि ये जल सरण को रोकने का कार्य करती है। क्यों करती है रोकने का कार्य, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि मृदा को आच्छादित करके रखती है, ढककर रखती है, तथा जड़ों को अधिक फैलाव के कारण क्या होती है, मृदा को बांध कर रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर क्रियाएं की जाती है, जिससे पट्टियों में फसल बोने से क्या होता है, इसके अंदर मृदा का क्षरण रुक जाता है। और इसके अंदर क्या की जाती है, ये जो फसलें होती है कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली, ये सघन रूप से बोई जाती है। सघन रूप से मतलब इनको पास पास बोया जाता है, जिससे क्या होता है, मृदा दिखाई नहीं देती है, सघन रूप से बोई जाती है, इसके कारण मृदा का संरक्षण हो जाता है। इसके बाद में घास संबंधी उपाय। कौन सा उपाय, घास संबंधी उपाय, घास संबंधी उपाय। देखो घास संबंधी उपाय इसे बोलते हैं ले फार्मिंग, यानी कि फसल के मध्य में या बीच बीच में पट्टियों के रूप में घास को उगाना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ले फार्मिंग। यहाँ पे नोट लगा कर लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ले फार्मिंग, ये छोटा क्वेश्चन बनता है, ले फार्मिंग क्या होता है, ले फार्मिंग,
कि फसल के बीच में घास की पट्टियां उगाना। फसल के बीच में घास की, अभी तो हमने फसल ही बोई थी दूसरी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल देंगे, घास। तो घास की जो पट्टी उगी हुई है, तो इसमें क्या होता है कि जब जल बहाव होता है तो यहाँ पर तो जल रुकेगा नहीं, लेकिन घास की पट्टी के ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, मिट्टी तो यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी, जल आगे निकल जाएगा, फिर यहाँ से मिट्टी उठेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पे फिर घास आ गई, इस कारण से मृदा यहीं पे रुक जाएगी और जल आगे चला जाएगा। तो मृदा क्षरण हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घास की पट्टियां क्या कर रही है, इसके वेग को कम कर रही है तथा मिट्टी को छानने का कार्य भी कर रही है साथ ही साथ। तो मिट्टी यहीं पे रुक जाएगी और जो जल है वो आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार मृदा संरक्षण की क्रिया की जाती है इसके अंदर घास संबंधी उपाय के अंदर। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, सॉरी ये अगला टॉपिक है, बी हो गया ये, जो घास संबंधी उपाय है ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये सस्य संबंधी विधियां है, इसमें समोच्चय विधि, भूपरिष्करण विधि, पलवार विधि, फसल चक्र विधि, पट्टियों में फसल को बोना। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया किसमें, सस्य संबंधी विधियों में। ये पहला है मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। मृदा संरक्षण की जैविक विधियों में पहला कौन सा आ गया, सस्य संबंधी विधियां। दूसरा कौन सा आ गया, घास संबंधी उपाय। और इसके बाद में घास संबंधी उपाय, घास संबंधी उपाय में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि फसल के बीच में, किसके बीच में, फसल के बीच में घास की पट्टियां उगाना। फसल के बीच में घास की पट्टियां उगाना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है, तीसरा। तीसरा है इसके अंदर, जो तीसरा पॉइंट है वो है इसके अंदर वृक्षारोपण। कौन सा रोपण है, सी, वृक्षारोपण। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं या ढलानदार क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये पहाड़ी वाला या ऊंचा इलाका है, यहाँ पे क्या करते हैं, नाली बना दी जाती है और नालियों में क्या लगा दिए जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं। नालियों में क्या लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे मान लो पौधे, यहाँ पे पौधे, यहाँ पे पौधे, यहाँ पे पौधे और यहाँ पे पौधे। तो जब पानी जाएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ पे गति कम हो गई, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर गति कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर गति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर गति को कम कर देते हैं, जिससे जल शरण कम हो पाता है। जिससे क्या होता है, जल शरण कम हो पाता है। तो इस प्रकार वृक्षारोपण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। जो वृक्षारोपण है, इसके अलावा इसके अंदर वृक्षारोपण के और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे खड़े होते हैं यहाँ पे, तो पेड़ पौधे खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे वर्षा होगी तो वर्षा की बूंदें कहाँ पे गिरेगी, पत्तियों के ऊपर, और पत्तियों के ऊपर गिरने के बाद फिर बूंदें नीचे गिरेगी, तो इससे इतना प्रहार नहीं हो पाता है, जिससे मृदा क्षरण नहीं होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, पत्तियां गिरती है तो किसका कार्य करेगी, अभी बताया था मैंने, पलवार, मल्च का कार्य, यानी कि इस मृदा की सतह को क्या होगा, ढक लिया जाएगा। अब मृदा की सतह को ढक लिया जाएगा, पानी का सीधा संपर्क नहीं हो पाएगा, तो मृदा क्षरण होगा क्या, यहाँ पे जलीय क्षरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मृदा जो है वो पत्तियों से आच्छादित है। इसी प्रकार इसके अंदर जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, ह्यूमस का निर्माण कर लेती है। ह्यूमस का निर्माण कर लेती है तो कणों को क्या करती है, या अधिक दृढ़ता से क्या करता है, ह्यूमस बांध कर रखता है। और ह्यूमस बांध कर रखता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मृदा के कण दृढ़ता से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, और चिपके हुए होते हैं तो जल बहेगा तब भी ये कण टूटकर आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं या जल क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि मृदा संरक्षण की जैविक विधियां कंप्लीट हो गई। यानी कि जैविक विधियों, जीवों के द्वारा यहाँ पे सस्य संबंधी विधियां आती है। पहली सस्य संबंधी में पहला आता है समोच्चय खेती, कंटूर विधि या कंटूर खेती या फार्मिंग। ठीक है, कंटूर खेती कैसे, पहाड़ी इलाके में ढलानदार क्षेत्रों में क्या कंटूर बनाकर क्या किया जाता है, खेती की जाती है, समोच्चय खेती कहलाती है। इसके बाद में भूपरिष्करण,
क्या कहलाता है? भूपरिष्करण। भूपरिष्करण के द्वारा हम ज्यादा भूपरिष्करण करेंगे, या जैसे 12 क्षेत्र है वहां पे परीक्षण करने की, भूपरीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मृदा क्या हो जाएगी? भुरभुरी हो जाएगी, जिससे जल शरण ज्यादा होगा, तो इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। पलवार, पलवार मतलब मल्च, यानी कि भूमि की सतह को किसी न किसी फसल अवशेष, पॉलीथीन या घास फूस, टाट पट्टी आदि के द्वारा जो कवर किया जाता है, ढका जाता है, उसे क्या कहते हैं? पलवारना कहते हैं या पलवार करना कहते हैं। और इसके बाद में आता है फसल चक्र। क्या आता है? फसल चक्र। फसल चक्र हम दलहनी फसलें, फिर इसके बाद में दलहनी फसलें या दलहनी फसलों के साथ दलहनी फसलें बोकर क्या कर सकते हैं? हम इसके अंदर जो फसल चक्र है उसको अपनाकर क्या कर सकते हैं? जल शरण को होने से रोक सकते हैं। इसके बाद में आपका अगला जो फसल चक्र है, पट्टियों में फसल को बोना। पट्टियों में फसल को बोना अभी बताया दिया मैंने कि कैसे पट्टियों में फसल को बोया जाता है। एक फसल दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, इस प्रकार से फसलें क्या पट्टियों में बोई जाती है। आगे है घास संबंधी उपाय। इसका दूसरा है घास संबंधी उपाय। पहला सस्य संबंधी कंप्लीट है पट्टियों तक, फिर इसके बाद में घास संबंधी उपाय। घास संबंधी उपाय में सबसे पहले क्या कहते हैं? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग किसे कहते हैं? कि फसल के मध्य घास की पट्टियां उगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद में आता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर मृदा संरक्षण कर सकते हैं या जल शरण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या रोक कर क्या कर सकते हो? इसको नोट डाउन कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया है मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। अब पढ़ेंगे मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियां, अभी हमने बात की थी कि यांत्रिक विधियां किसे कहते हैं? यांत्रिक विधियां कौन सी होती है? जिन्हें हम यंत्रों के द्वारा प्रयोग करते हैं। इसमें क्यारी या थाला बनाना। पहला है क्यारी या थाला बनाना। क्यारी या थाला बनाना। अब देखो इसके अंदर वही चीज हो गई, जैसे मान लो खेत में क्या है? हल्का सा ढलान है। हल्का सा क्या है? ढलान। अब हमें क्या करना है? पानी का बहाव इस तरफ पानी लेके जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब पानी ले जाना है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर आकर एक क्यारी बना देनी है, निर्मित कर देनी है। फिर इस क्यारी को यहाँ से यहाँ तक निर्मित कर देना है। जो यहाँ की मिट्टी आएगी उसको यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ की मिट्टी आएगी उसको यहाँ पे, और इस प्रकार क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे बनाते जाएंगे। तो क्यारियां बनती जा रही है, तो वही कंटूर वाला सिस्टम हो गया ये भी। लेकिन यहाँ पे ढलान बहुत ही निम्न होता है, कम होता है। या थाला बनाना। अब जैसे मान लो वृक्ष है, आपने क्या लगाए हैं? आम का बाग लगाया है। तो आम का बाग लगाया है तो इस प्रकार वृक्ष क्या होते हैं? इस प्रकार से होते हैं। तो आप क्या करोगे? इस प्रकार एक मुख्य नाली लाओगे। मुख्य नाली के साथ में क्या करोगे? इस प्रकार से दूसरी नाली कनेक्ट करोगे, इस प्रकार थाला बना दोगे। अब इस थाले में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। जैसे थाला भरेगा यहाँ पर रुक जाएगा पानी आना। फिर इसी प्रकार इसमें आगे ऐसे बन जाएगा थाला, फिर इसमें ऐसे ऐसे बन जाएगा। अब इसका यदि खेत में ढलान भी है, खेत में ढलान भी है, तो क्या होगा? पानी इससे बहकर आएगा, इसमें चला जाएगा। ये बन गया कंप्लीट। इसको बढ़ने के बाद में फिर इसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रिया की जाती है, थाला बनाकर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अब ये यंत्रों के द्वारा बनाई जाती है, तो ये यांत्रिक विधियां हो गई। मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां हो गई। ये चीज समझ में आ रही है आपको? थाला बनाना, ठीक है। और थाला बनाना, इसके बाद में आता है अधोभूमि की गहरी जुताई। क्या करना? अधोभूमि की गहरी जुताई। अब देखो यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो है अधोभूमि की गहरी जुताई। इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें ऐसा करेंगे कि इसके अंदर जो अधोभूमि है, अधोभूमि का मतलब समझना है एक बार। यहाँ पे जैसे ये भूमि की ऊपरी सतह है। क्या है? भूमि की ऊपरी सतह। अब ऊपरी सतह है, इसके बाद में हम क्या करते हैं? इस सेक्टर तक क्या करते हैं? फसल का जो सस्य क्रियाएं हैं वो करते हैं। अब सस्य क्रियाएं निराई गुड़ाई, जुताई, बुआई, जो भी है गहरी जुताई, वो सारी इसी सेक्टर में करते हैं। अब लगातार इस सेक्टर में क्या हो रहा है? ऐसी कृषि क्रियाएं हो रही है
जिससे क्या होता है इसके नीचे वाली भूमि क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। कैसे हो जाती है, सख्त। तो ये नीचे वाली जो भूमि होती है, ये वाली भूमि होती है, ये क्या कहलाती है, अधोभूमि कहलाती है। अधो का मतलब नीचे, अधो का मतलब क्या, नीचे। नीचे की भूमि क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी पानी आएगा वो यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इससे नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि सख्त है भूमि, और सख्त भूमि होने के कारण क्या होता है, इससे पानी नीचे नहीं जा पाता है। अब पानी नीचे नहीं जा पाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर पानी यहीं पे भरेगा, और पानी जैसे ही भरेगा ये पानी बहना शुरू हो जाएगा, और पानी बहना शुरू हो गया इसका मतलब मृदा क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जल क्षरण है, मृदा क्षरण है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधोभूमि की गहरी जुताई करनी है, ताकि ये सतह टूट जाए। अब ये सतह टूट गई तो इसके बाद में जल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गति कर जाएगा, और नीचे की तरफ गति कर गया तो पानी बहेगा कम, और बहेगा कम तो मृदा संरक्षण होगा। तो इस प्रकार हम अधोभूमि की गहरी जुताई करके क्या कर सकते हैं, इसका मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, अधोभूमि की गहरी जुताई। इसके बाद में कंटूर टेरेस बनाना, कंटूर टेरेस बनाना। अब कंटूर टेरेस अभी मैं हमने बात की थी, कंटूर खेती या कंटूर टेरेस बनाना। इसके अंदर जो कंटूर टेरेस है तो ये कैसे बनाए जाते हैं, अभी हमने बात करी थी। जैसे मान लो ढलानदार को छेद रहे तो यहाँ पे कंटूर कैसे बना सकते हैं इसके अंदर। तो कंटूर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार मिट्टी को यहाँ से उठाकर यहाँ पे, इस मिट्टी को उठाकर यहाँ पे, इस मिट्टी को उठाकर यहाँ पे, इस मिट्टी को उठाकर यहाँ पे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, कंटूर टेरेस बन गया। यानी कि ढलान के समानांतर यहाँ की मिट्टी को उठाकर यहाँ पे रख दिया, समतल हो गया। यहाँ की मिट्टी को उठाकर यहाँ पे रख दिया, समतल हो गया। यहाँ की मिट्टी को उठाकर यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार हमने क्या बना लिया, कंटूर टेरेस बना लिया। कंटूर टेरेस का मतलब होता है कंटूर से बना हुआ टेरेस, ऊंचा स्थान। तो ये क्या हो गया, कंटूर टेरेस। या फिर हम बना सकते हैं, जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, इस प्रकार की पहाड़ी है, कैसी है, इस प्रकार की। तो इस मिट्टी को यहाँ से, इस मिट्टी को खोद कर क्या कर देंगे, हम इसको समतल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समतल। अब इस मिट्टी को उठाकर यहाँ पे डाल देंगे तो ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो ये क्या बन गया, कंटूर टेरेस बन गया। तो इसके ऊपर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कृषि की क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कंटूर टेरेस बनाने से पानी एक जगह भर जाता है, भरने के कारण क्या होता है, पानी नीचे भूमि में चला जाता है, और भूमि में जाने के कारण क्या होता है, जल संरक्षण होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जल संरक्षण के साथ साथ मृदा क्षरण भी रुक जाता है। एक डबल फायदे हो गए इसके। अब देखो कंटूर टेरेस बनाना, और इसके बाद में जो आपका अगला पॉइंट है वो है इसके अंदर आपका कंटूर खाइयां बनाना, कंटूर खाई बनाना। अब देखो इसके अंदर कंटूर खाई बनाना। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, ढलान, ये ढलानदार है, चेक करें यहाँ पे तो कंटूर टेरेस बना लिया, कंटूर टेरेस समझ में आ गया। इसके बाद में हम खाइयां बनाएंगे। जैसे मान लो ये ना, यहाँ पे नाली बना देंगे, यहाँ पे नाली बना देंगे, यहाँ पे तो खाइयां बना देंगे, नालियां बना देंगे। अब इसके चारों तरफ क्या बना देंगे, इस प्रकार की नाली बना देंगे। इन नालियों में क्या लगा देंगे, वृक्ष लगा देंगे। वृक्ष लगा देंगे तो ये पानी के वेग को क्या करेंगे, कम करेंगे, और इससे क्या होता है, मृदा संरक्षण होता है, जल क्षरण को बढ़ावा नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार कंटूर खाइयां बनाकर, और इन खाइयों के माध्यम से हम पानी को नीचे की तरफ उतार देते हैं। तो ये खाइयां, जैसे मान लो ये खाई आ गई, फिर ये आ गई, फिर इसके बाद में ये इस प्रकार से आ गई खाई, फिर इस प्रकार से ये खाई किसमें मिल गई, इसमें मिल गई, फिर इस प्रकार से ये खाई इसमें मिल जाएगी, फिर इस प्रकार से। तो ये पानी घूमता हुआ, राउंडिंग करता हुआ चारों तरफ से भूमि से नीचे उतर जाएगा, ठीक है। और भूमि से नीचे उतर गया, इसका मतलब पानी का कटाव नहीं, सॉरी भूमि का कटाव नहीं हुआ, और भूमि का कटाव नहीं हुआ तो मृदा का संरक्षण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और मृदा का संरक्षण नहीं होता है तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है, मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। मृदा की उर्वरता समाप्त होने के कारण क्या हो जाती है, मृदा की उत्पादकता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण की विधियां अपना सकते हैं, जिससे हम मृदा संरक्षण करके जल क्षरण को बढ़ावा देने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है वायु द्वारा क्षरण, वायु द्वारा क्षरण, ठीक है। देखो मृदा क्षरण में सबसे पहले पढ़ा था, मृदा क्षरण की जो शक्तियां हैं वो जल क्षरण है और क्या है, वायु क्षरण है।
यानी कि जल के द्वारा शरण होता है एक, तो एक किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा शरण होता है। तो जल शरण की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। जल शरण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है, ठीक है। सबसे पहले बौछार शरण, फिर कौन सा आता है, परशरण, फिर रिले शरण, और फिर कौन सा आता है, अवनालिका शरण। इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक थे, प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए थे, जैसे जलवायु हो गई, इस प्रकार के कुछ टॉपिक थे, तो प्रभावित करने वाले कारक थे, वो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में जल संरक्षण को रोकने की विधियों के बारे में हमने अभी चर्चा की है, मृदा संरक्षण की जैविक विधियां और मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां। जो मृदा संरक्षण की 3 विधियां थी, जैविक विधियां, ठीक है, और इसकी कितनी है, 4 विधियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आगे आता है वायु शरण। क्या आता है, या वायु द्वारा शरण, ऐसे लिख सकते हो इसको, वायु द्वारा शरण, वायु द्वारा शरण, ठीक है। ये दूसरी शक्ति है इसकी। पहला है जल शरण, और दूसरा है वायु द्वारा शरण, या जल द्वारा शरण, या वायु द्वारा शरण, वायु शरण, ठीक है। तो वायु शरण क्या होता है, इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, और इसके बारे में आगे डिस्कशन अगली क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।